वेलकम स्टूडेंट। हमारा जो आज का लेक्चर है वो है एमएस एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस पे। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पे। तो आप लोगों को इन दोनों चैप्टर्स को बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करना पड़ेगा। और जो एमएस एक्सेल के शॉर्ट क्वेश्चन है वो एज अ इंटरव्यू भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर हम कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर की इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हमसे एक्सेल के शॉर्ट क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ स्प्रेडशीट एंड व्हाट इज़ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। स्प्रेडशीट क्या होता है या स्प्रेडशीट प्रोग्राम क्या है। स्प्रेडशीट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज्ड इन कैलकुलेशन। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि हम कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। इससे पहले हमने वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर किया था जिसको हम लोग टाइपिंग के लिए यूज़ करते थे, लेकिन हैज़ कंपेयर टू वर्ड प्रोसेसिंग हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को कैलकुलेशंस के लिए यूज़ करते हैं। इट प्रोवाइड्स अ वर्कशीट टू एंटर डाटा। जितने भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होंगे वो हमें फैसिलिटी देंगे, एक वर्कशीट देंगे जिसमें हम अपना डाटा एंटर करेंगे, और उस वर्कशीट पे डाटा एंटर करने के बाद हम उस पर डिफरेंट काम कर सकते हैं। A worksheet is calculation of rows and column. Worksheet calculation is a collection होती है row and column का। It allows you to make different calculation using formulas and built-in functions. इसके अलावा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग डिफरेंट फार्मूलाज लगा सकते हैं, और बिल्ट इन फंक्शंस यानी प्री डिफाइंड फंक्शंस हमें देता है जिसकी बेस पर हम लोग अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। वी कैन आल्सो डिस्प्ले आवर डाटा यूजिंग चार्ट्स एंड फिगर्स। हम चार्ट्स और फिगर्स के थ्रू अपने डाटा को डिस्प्ले भी कर सकते हैं, जिससे हमें अपना डाटा बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ों की फैसिलिटी हमें स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में मिलती है। और अगर आपसे ये कहा जाए कि व्हाट इज़ एमएस एक्सेल, तो आप यहीं से ही पॉइंट्स एमएस एक्सेल में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है थ्री बेनिफिट ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर या थ्री बेनिफिट ऑफ एमएस एक्सेल। इट इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ द कैलकुलेशन, क्योंकि हमें स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में प्री डिफाइंड फार्मूलाज मिल जाते हैं और प्री डिफाइंड फंक्शंस मिल जाते हैं, हम फार्मूलाज बना सकते हैं। तो इससे हमारी स्पीड जो है इंक्रीज हो जाती है कैलकुलेशंस की। इट इज़ ईजी टू मॉडिफाई इंफॉर्मेशन एंड रीकैलकुलेट ऑटोमेटिकली। इसके अलावा हम अपनी इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं, और अगर हम कोई इंफॉर्मेशन या कोई डाटा में चेंज लेकर आते हैं तो उसके साथ ही हमारा एक्सेल उसे ऑटोमेटिकली ही रीकैलकुलेट कर देता है। मसलन अगर हमने किसी की वैल्यू को 2 से 4 की है तो उसकी वैल्यू जहाँ जहाँ हमने यूज़ की होगी हमारा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में जो फार्मूलाज हैं उसे ऑटोमेटिकली रीकैलकुलेट कर लेगा। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड्स अ फैसिलिटी टू विजुअली डिस्प्ले न्यूमेरिक हैज चार्ट्स एंड फिगर। इसके अंदर हम अपने डाटा को, जो हमारा न्यूमेरिक डाटा है उसको हम चार्ट्स और फिगर्स में विजुअली डिस्प्ले कर सकते हैं, जिससे हमें बड़ी आसानी से अपना डाटा अंडरस्टैंड हो जाता है। डिस्कस दी बेसिक फीचर और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के बेसिक फीचर्स क्या होते हैं, या आपसे पूछा जाए कि एमएस एक्सेल के बेसिक फीचर्स क्या होते हैं तो आप यही आंसर लिखेंगे। फार्मूला सबसे पावरफुल फीचर है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का। इसके अलावा बिल्ट इन फंक्शंस हैं, हमें प्री डिफाइंड फंक्शंस मिलते हैं। इसके बाद कमांड्स लिख सकते हैं, टेक्स्ट मैनिपुलेशंस कर सकते हैं और प्रिंटिंग कर सकते हैं। ये तमाम फीचर्स हैं हमारे पास स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की, आप कह सकते हैं करेक्टरिस्टिक्स हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की। वट आर द मेन यूजेस ऑफ एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल का मेन यूज क्या है, या आपसे पूछा जाए कि एम एस स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का मेन यूज क्या है तो भी आप यहाँ से पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो एम एस एक्सेल इज द मोस्ट पावरफुल एंड वाइडली यूज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर कौन सा है या एग्जाम्पल कौन सी है, तो वो है एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल इज द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ऑर्गेनाइजेशन यूज टू ट्रैक देयर प्रॉफिट एंड लॉस समरी। अपने प्रॉफिट और लॉस को देखने के लिए, ट्रैक रखने के लिए ऑर्गेनाइजेशन जो है एक्सेल्स को यूज करते हैं। इकोनॉमिस्ट जो है वो ग्राफ्स कंट्री के बना सकते हैं, ग्रोथ ग्राफ्स बनाते हैं एक्सेल के थ्रू, जिससे वो अपने डाटा को बहुत आसानी से विजुअलाइज कर सकते हैं। वुमेन्स कैन प्रिपेयर देयर हाउस होल्ड बजट। वुमेन्स अपने बजट क्रिएट कर सकती हैं एक्सेल की फाइल में। अ टीचर कैन प्रिपेयर द रिजल्ट कार्ड्स। जो टीचर्स हैं वो रिजल्ट कार्ड्स प्रिपेयर कर सकते हैं स्टूडेंट के। ये अभी कुछ यूजेस यहाँ पर मैंने बताए हैं, लेकिन इससे ज़्यादा और बहुत से यूजेस हैं एमएस एक्सेल के। ये बहुत पॉपुलर है ऑफिस के अंदर।
नेक्स्ट आता है व्हाट इज वर्कशीट। यहाँ से हमारा मेन कंपोनेंट स्टार्ट होते हैं एमएस एक्सेल के व्हाट इज वर्कशीट इन एक्सेल आ जाए या व्हाट इज वर्कशीट एंड स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, तब भी आपका आंसर यही होगा। अ वर्कशीट कंसिस्ट ऑफ रो एंड कॉलम वेयर द यूजर कैन एंटर डाटा। वर्कशीट क्या होती है, जहां पर यूजर अपना डाटा एंटर करता है और यहाँ इसके अंदर रो एंड कॉलम्स होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखें, यहाँ पर आपको कॉलम्स नजर आ रहे हैं, ये रोज नजर आ रही हैं, तो इस पूरे पेज को हम कहेंगे वर्कशीट। ये पूरा पेज एक वर्कशीट होता है। वर्कबुक क्या होती है, वर्कबुक इज ग्रुप ऑफ वर्कशीट। ये वर्कशीट के ग्रुप को या कलेक्शंस को, ठीक है, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स को हम वर्कबुक कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, जब भी हम एमएस एक्सेल को ओपन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट हमें 3 वर्कशीट्स मिलेंगी, यानी कि पहले से 3 वर्कशीट्स की टैब्स हमारे पास होंगी, शीट 1, शीट 2, शीट 3। अगर हम चाहें तो और भी वर्कशीट बना सकते हैं ये प्लस साइन को क्लिक कर कर। तो ये जो आपके पास शीट 1 है, ये एक वर्कशीट है, शीट 2 एक दूसरी वर्कशीट है, और शीट 3 एक तीसरी वर्कशीट है। तो ये कलेक्शन ऑफ जो वर्कशीट्स हैं, इनको हम वर्कबुक का नाम देंगे। हम इसको ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे हमारे पास एक बुक्स होती बुक है, उसके अंदर डिफरेंट पेजेस हैं, और जो डिफरेंट पेजेस हैं वो हमारे पास वर्कशीट है, और जो बुक है वो हमारे पास वर्कबुक हो गई है। और डिफरेंस बिटवीन वर्कशीट एंड वर्कबुक, यही जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, यही डिफरेंस है वर्कशीट और वर्कबुक के। डिफाइन सेल एंड हाउ इट इज आइडेंटिफाई इन एक्सेल। जब हम वर्कशीट की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास हमें ये सेल्स नजर आते हैं। तो ये सेल्स क्या होते हैं, रो एंड कॉलम के इंटरसेक्शन से ये सेल बनते हैं, यानी इन रो एंड कॉलम जहाँ पे मिलता है वहां पे एक सेल बनता है। तो ये जो आपको यहाँ पे मेरा पॉइंटर नजर आ रहा है, दिस इज 1 सेल, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है। इसी तरह हमें डिफरेंट सेल्स मिलते हैं अपने डाटा को एंटर करने के लिए, इन्हीं सेल्स में हम अपना डाटा जो है वो एंटर करते हैं। सेल्स को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, हम यहाँ पर हमारे पास कॉलम्स को लेटर से, हम रोज को जो है वो नंबर से आइडेंटिफाई करते हैं, और इन दोनों को मिलाकर हम एक सेल को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो सेल है, इसका जो आइडेंटिफाई है वो है एड्रेस, जो इसका एड्रेस होगा वो होगा A1। इसी एड्रेस से हम लोग सेल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो एक्चुअली जो सेल आइडेंटिफाई होता है वो इसके सेल एड्रेस से हम आइडेंटिफाई करते हैं, और सेल एड्रेस हम रो और कॉलम से मिलकर बनाते हैं। जैसे कॉलम ए है लेटर, और यहाँ पे रो 1, तो A1। अगर हम इस सेल की बात करें तो इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, B1, इसका जो सेल एड्रेस होगा B1। तो याद रखिएगा कि जो हर सेल होता है उसका एड्रेस भी यूनिक होता है। मसलन इस सेल का एड्रेस C1 होगा, कोई भी सेल का एड्रेस जो है यहाँ पे रिपीट नहीं होता, सब सेल के एड्रेस जो है वो यूनिक होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि इस सेल का एड्रेस क्या है, तो इस सेल का एड्रेस क्या होगा, पहले हम देखते हैं इसका कॉलम कौन सा कॉलम है, F, और इसका रो क्या है 5, तो इसका सेल एड्रेस होगा F5। तो इस तरह हम एक्सेल के अंदर सेल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट है हाउ रोज एंड कॉलम इज आइडेंटिफाइड इन एक्सेल एंड डिफरेंस बिटवीन रो एंड कॉलम। जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर होता है किसी भी या एक्सेल की फाइल का, उसको हम लोग रो कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम कॉलम कहते हैं। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि कॉलम और रो के इंटरसेक्शन से हमारे पास सेल बनता है, और ये जो सेल होता है यहाँ पर हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं सेल एड्रेस से। और जो सेल एड्रेस होता है वो हम कैसे बनाते हैं, यानी कॉलम को लेटर से हम आइडेंटिफाई करते हैं, कॉलम का लेटर और जो रो का नंबर होता है, इनसे हम लोग अपने सेल को सेल एड्रेस को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे यहाँ पे जो हमारा सेल एड्रेस है वो है C4। व्हाट इज सेल एड्रेस, हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सेल एड्रेस आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ द सेल और ग्रुप ऑफ सेल इन वर्कशीट। एक वर्कशीट के अंदर जो एक सेल जो एड्रेस लोकेशन होती है किसी सेल की, उसको हम लोग सेल एड्रेस कहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि इस सेल की क्या लोकेशन है, तो इसकी लोकेशन है F4। यहाँ से कॉलम के लेटर से और यहाँ पर जो हमारे पास रो का नंबर है उससे हम इसकी लोकेशन यानी सेल एड्रेस को मालूम कर सकते हैं। व्हाट इज सेल रेंज, सेल रेंज क्या होती है, द सिलेक्शन ऑफ 2 और मोर सेल इज नाउन हैज सेल रेंज। जब हम एक से ज़्यादा सेल्स को आपस में एक से ज़्यादा सेल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, दिस इज कॉल्ड सेल रेंज, इसको हम सेल रेंज कहते हैं। अभी प्रीवियसली हमने सिर्फ एक सेल को सिलेक्ट किया था, लेकिन यहाँ पर हमें अपने फार्मूलाज लिखने के लिए अक्सर सेल रेंज को डिफाइन करना पड़ता है, यानी कि हमें 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को सेलेक्ट करना पड़ता है, तब हम सेल रेंज को यूज़ करते हैं। जब हम
सेल रेंज को यूज करते हैं तो इसको लिखने का तरीका ये होता है कि हमने सबसे पहला सेल और जो हमारी रेंज में सबसे आखिरी सेल आ रहा है, हम उसके दरमियान कॉलन को डालकर इस सेल रेंज को डिफाइन करते हैं। जैसे कि अगर इस आप ये डायग्राम देखें तो इसका सबसे पहला सेल है B2 और इस रेंज का जो सबसे आखिरी सेल है वो है E7। तो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे अपनी रेंज को B2:E7 से। तो ये हमारे पास क्या आएगी, सेल रेंज। तो सेल रेंज क्या हुई, द सिलेक्शन ऑफ टू और मोर सेल इज नाउन है सेल रेंज। जब हम एक से ज्यादा सेल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं इसको हम सेल रेंज कहते हैं। और इसको डिफाइन का तरीका जैसे मैंने आपको बताया है, फर्स्ट सेल और लास्ट सेल्स को हम कॉलन के साथ सेपरेट कर देंगे तो इसे हम सेल रेंज कहेंगे। तो फार्मूलाज वगैरह में अक्सर हम सेल रेंज को जो है वो यूज करते हैं। नेम दी टू स्टेट ऑफ सेल इन वर्कशीट, जो कि हैं एक्टिव स्टेट एंड पैसिव स्टेट। व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव स्टेट? तो हमारे सेल की दो स्टेट होती हैं एक्सेल के अंदर, जो कि हैं एक्टिव स्टेट एंड पैसिव स्टेट। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि मैंने एक सेल सेलेक्ट किया हुआ है और आपको इस सेल के सराउंडिंग में ग्रीन लाइट नजर आ रही है, ग्रीन हाईलाइट नजर आ रहा है। तो ये सेल जो होता है ये एक्टिव सेल होता है। तो एक्टिव सेल इज अ सेल इन विच डेटा इज एंटर और एडिटेड एट अ गिवन टाइम। तो एक्टिव सेल एक ऐसा सेल होता है जिसमें हम अपने डेटा को एडिट कर सकते हैं और एंटर कर सकते हैं। और जो सेल एक्टिव होगा इसके अलावा जो बाकी सेल होते हैं वो पैसिव होते हैं, और डाटा कैन नॉट बी इंसर्टेड और डिलीटेड इन पैसिव सेल। तो एक्टिव सेल कौन सा होगा, जिसको हमने सेलेक्ट किया होगा वो सेल एक्टिव होगा और बाकी सेल जो होंगे वो पैसिव होंगे। और अगर आपसे ये पूछा जाए कैन यू एंटर डाटा इन पैसिव सेल, तो इसका आंसर क्या होगा, नो। क्योंकि हम पैसिव सेल में डाटा को एंटर नहीं कर सकते। जब भी हमने अपने डाटा को एंटर करना है तो हम अपने सेल को एक्टिव बनाएंगे। What do you understand by the term of name range? Named range are the names that are defined to represent a cell or cell range on a worksheet. जब हम अपने सेल रेंज को कोई नाम दें तो ये कि आप डायग्राम में देखें कि मैंने कुछ सेल्स को सिलेक्ट किया हुआ है और मैंने इनको यहाँ पे नाम दे दिया है ऑब्टेन मार्क्स का। तो ये जो ऑब्टेन मार्क्स हैं ये क्या है, दिस इज कॉल्ड नेम्ड रेंज। तो अब इन नेम्ड रेंज का यूज क्या होगा, हम इन नेम्ड रेंज को यूज कर सकते हैं फार्मूलाज में इंस्टेड ऑफ सेल एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स की परसेंटेज निकालनी है तो एक तरीका हमारे पास ये होता है कि हम सेल का एड्रेस लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, इक्वल A4/A10 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमने एड्रेस लिखा है। या तो हम इस तरह एड्रेस के थ्रू फार्मूला लिखने से अपनी परसेंटेज मालूम कर सकते हैं, या हम चाहें तो नेम्ड रेंज को यूज करते हुए भी फार्मूला लिख सकते हैं। यही फार्मूला अगर हम नेम्ड रेंज में लिखेंगे तो क्या होगा, इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। वो ऐसे कि यहाँ पर हमने ये जो कॉलम था ऑब्टेन मार्क्स का उसकी नेम रेंज हमने ऑब्टेन मार्क्स रखा और टोटल मार्क्स के कॉलम को हमने नेम रेंज से दिया टोटल मार्क्स। याद रखिएगा, जब भी आपने नेम रेंज के ऊपर फार्मूला लिखेंगे तो सबसे पहले आपको नेम रेंज यहाँ पर डिफाइन करनी होगी। तो जैसा हमने देखा भी कि अगर हम फार्मूला लिखते हैं नेम रेंज से तो वो फार्मूला ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ पर हम नेम्स के थ्रू फार्मूला डिफाइन कर रहे हैं, और अगर हम एड्रेस के थ्रू फार्मूला लिखते हैं तो इस तरह एड्रेस के थ्रू भी हम फार्मूला लिख सकते हैं। हम लोग ज़्यादातर एड्रेसेस को यूज़ करते हुए अपना फार्मूला बनाते हैं, लेकिन नेम रेंज भी एक आसान तरीका होता है फार्मूला वगैरह को डिफाइन करने के लिए। तो ये हमारी अपनी ईज है कि हम नेम रेंज यूज़ कर लें या हम लोग एड्रेस को यूज़ कर लें। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फार्मूला बार? फार्मूला बार का क्या पर्पस होता है? तो स्टूडेंट, जैसे कि हमें मालूम है कि एक्सेल के ऊपर जो उसकी पावरफुल एक फैसिलिटी है वो है फार्मूला लिखना। तो फार्मूला बार डिस्प्ले दी वैल्यू और फार्मूला यूज्ड इन द एक्टिव सेल। जो सेल में हम फार्मूला लिख रहे होंगे वो फार्मूला हमें यहाँ पर फार्मूला बार पे डिस्प्ले हो रहा होगा। फार्मूला बार को हम यूज कर सकते हैं अपने सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए, और फार्मूलाज को भी एडिट करने के लिए हम लोग फार्मूला बार्स को यूज करते हैं। इसके अलावा फार्मूला बार के साथ इंसर्ट का बटन भी नजर आता है जिससे हम डिफरेंट फंक्शंस को इंसर्ट कर सकते हैं अपनी शीट में। तो फार्मूला बार डिस्प्ले द वैल्यू और फार्मूला यूज्ड इन द एक्टिव सेल, और इट कैन बी यूज और एडिट
सेल कंटेंट इजीली, हम इसके थ्रू अपने सेल के कंटेंट को इजीली एडिट कर सकते हैं। फार्मूला बार को हम कैसे यूज करते हैं, या हम फार्मूला को यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है हाउ फार्मूला यूज्ड इन एक्सेल। हम फार्मूला को कैसे यूज करते हैं एक्सेल के अंदर, या हाउ यू कैन एंटर फार्मूला इन एक्सेल, हम फार्मूला को कैसे एंटर कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो जब भी हमने कोई फार्मूला लिखना होता है तो हम उसके लिए या तो फार्मूला बार यूज करते हैं, या फिर हम लोग सेल को सेल में क्लिक कर कर वहां पर वो फार्मूला लिख सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट एक चीज जो आपने याद रखनी है कि जब भी हम फार्मूला लिखेंगे तो हम लोग इक्वल साइन से अपने फार्मूला को स्टार्ट करेंगे। तो फार्मूला इन एक्सेल इज एंटर इन अ सेल, हम फार्मूला को एक्सेल में किसी एंड सेल में एंटर करते हैं। जब हम किसी सेल में फार्मूला को एंटर करेंगे तो हम उसको स्टार्ट करेंगे अपने फार्मूला को इक्वल साइन से, और वो फार्मूला आपको फार्मूला बार पे लिखा हुआ नजर भी आएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये वाला फार्मूला हमने इस सेल पे एंटर किया है तो वो हमें फार्मूला बार पे नजर भी आएगा। तो हम अपने सेल के अंदर फार्मूला को एंटर करते हैं और इक्वल साइन से अपने फार्मूला को स्टार्ट भी करते हैं। और हमारे फार्मूला में अरिथमेटिकल ऑपरेटर भी हो सकते हैं, यानी प्लस माइनस ऑपरेटर भी हो सकते हैं। हमारा फार्मूला किसी वैल्यूज पे भी मुश्तमिल हो सकता है, और कोई सेल एड्रेस भी हम फार्मूला में इस्तेमाल करेंगे। अभी हम नेक्स्ट डिटेल से फार्मूला को देखते हैं। अब हम देखते हैं, हमारा एक क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट पावरफुल फीचर ऑफ स्प्रेडशीट। तो फार्मूला इज द मोस्ट पावरफुल फीचर ऑफ वर्कशीट। अगर हम बात करें अपने स्प्रेडशीट की या MS एक्सेल की, तो फार्मूला जो है वो सबसे पावरफुल फीचर होता है हमारे स्प्रेडशीट का या MS एक्सेल का। सबसे पावरफुल फीचर है फार्मूला। क्यों पावरफुल है? इट मेक्स कैलकुलेशन इजियर एंड फास्टर। ये हमारी कैलकुलेशन को इजियर और फास्टर बनाता है। इट कैन बी यूज टू परफॉर्म बेसिक एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। फार्मूला से हम एक आसान कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, बेसिक्स कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। द रिजल्ट ऑफ द फार्मूला इज ऑटोमेटिकली recalculated when any value is changed in the cell that is used in the formula। फार्मूला हमें ये इस चीज़ की भी फैसिलिटी देता है कि अगर हम किसी सेल में कोई वैल्यू चेंज करेंगे तो चेंज के लिहाज से फार्मूला ऑटोमेटिकली उसके रिजल्ट को दोबारा से रिकैलकुलेट भी कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी सेल की वैल्यू में 2 की बजाय 4 लिख दिया है, तो उसका रिजल्ट जहाँ पे भी नज़र आ रहा होगा उधर भी वो ऑटोमेटिकली आपका एक्सेल उसको चेंज कर देगा। तो ये एक बड़ी पावरफुल फैसिलिटी है हमारे MS एक्सेल के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास राइट अ फार्मूला टू ऐड द वैल्यू इन सेल D4 एंड E7। आपको दो सेल नंबर या सेल एड्रेस दिए हुए हैं जो कि हैं D4 और E7, और आपसे कहा गया है कि आपने एक फार्मूला लिखना है जो कि ऐड करे वैल्यू को, कौन सी, जो D4 में और E7 में पड़ी हैं। जैसा कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे पास D4 की वैल्यू है और ये हमारे पास E7 की वैल्यू है। अब हमने एक फार्मूला लिखना है जो इन दोनों वैल्यूज को प्लस करे। तो इसके लिए मैंने ये सेल सेलेक्ट किया, जिस आपने देखा ये एक्टिव सेल है क्योंकि आपने देखा कि इसके बाउंड्री आपको ग्रीन नजर आ रही है। मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया। आप किसी भी सेल में फार्मूला लिख सकते हैं, ये तो आपकी अपनी मर्जी होती है। मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया फार्मूला लिखने के लिए, मैंने इसको प्रेस किया और प्रेस करने के बाद मैंने इस सेल पे यहाँ लिख दिया इक्वल। ध्यान से लिखें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो फार्मूला आप लिखेंगे वो आप इस एक्टिव सेल पे लिखेंगे और आपको वो फार्मूला नजर आएगा फार्मूला बार पे। तो देखें फार्मूला बार पे मुझे वो फार्मूला नजर आ रहा है जो मैंने इस सेल के अंदर लिखा हुआ है। अब देखें जो फार्मूला मैंने लिखा वो था इक्वल D4 प्लस E7 के इक्वल साइन हमेशा हम यूज करेंगे अपने फार्मूला को स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट सेल का एड्रेस लिखेंगे, प्लस ऑपरेटर यूज किया हमने E7 दूसरे सेल का एड्रेस। तो देखिए यहाँ पर जब मैंने एंटर को प्रेस किया तो उसने उस दोनों सेल की वैल्यूज को कैलकुलेट करके रिजल्ट मुझे इस सेल में शो करा दिया। देखिए रिजल्ट मुझे यहाँ पे शो हो रहा है और इस सेल के पीछे जो मैंने फार्मूला लिखा है वो मुझे फार्मूला बार में नजर आ रहा है। यही फार्मूला बार की फैसिलिटी होती है कि वो आपको डिस्प्ले करता है फार्मूला को जो आपने किसी सेल में लिखा हुआ होता है। फिर है, अच्छा यहाँ पर एक चीज आप और ध्यान में रखें कि अगर आपको यहाँ पे क्योंकि ऐड कहा गया है तो आप प्लस करेंगे, अगर आपको सब्ट्रैक्ट कहा गया है तो आप यहाँ पे माइनस भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपको डिवाइड करने का कहा गया है तो आप डिवीजन का ऑपरेटर यहाँ पे यूज करेंगे, और अगर आपको मल्टीप्लाई का कहा गया है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो आपसे यहाँ पर
मर्जी है उनकी, वो आपको ऐड का पूछ सकते हैं, सब्ट्रैक्ट का पूछ सकते हैं, मल्टीप्लाई का पूछ सकते हैं। तो उस लिहाज से आप अपने फार्मूला को चेंज करेंगे। इसलिए हम ये भी कहते हैं कि फार्मूला हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है, क्योंकि उसमें हम अपनी मर्जी से चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है राइट अ फार्मूला टू फाइंड द परसेंटेज व्हेन टोटल इज A2 एंड ऑब्टेन मार्क्स आर इन B6। यहाँ पे भी उसने आपको सेल एड्रेस मेंशन कर दिए हैं, A2 एंड B6, और कहा है कि आपने इन दोनों सेल्स को सामने रखकर एक फार्मूला लिखना है जो कि हमारी परसेंटेज कैलकुलेट करे। हमें पता है कि परसेंटेज कैलकुलेट हम कैसे करते हैं, कि जो हमारे ऑब्टेन मार्क्स होते हैं उसको हम डिवाइड कर देते हैं अपने टोटल मार्क्स के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। अब क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वो B6 में पड़े हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल B6, और हमारे टोटल मार्क्स पड़े हैं A2 में, तो डिवाइड बाय A2 और मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये फार्मूला जब हम इधर लिखेंगे एक्सेल में, तो देखें कि मैंने यहाँ पे A2 के अंदर 100 लिखा हुआ है और B6 के अंदर 50 लिखा हुआ है, और C6 मैंने सेल जो है वो सिलेक्ट किया है फार्मूला लिखने के लिए। यहाँ पे मैंने इसको एक्टिव किया और यहाँ पे लिखा इक्वल B6 डिवाइडेड बाय A2 मल्टीप्लाई बाय 100। एंटर किया तो देखें मुझे यहाँ पर मेरा रिजल्ट जो है वो नज़र आ रहा है 50, जो कि मेरी परसेंटेज है। तो इस तरह स्टूडेंट हम लोग अपने फार्मूलाज वगैरह लिख सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो हमारी लास्ट लाइन थी उसमें कुछ आपको कंफ्यूजन हो सकती है। द रिजल्ट ऑफ द फार्मूला इज ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेटेड बट एनी वैल्यू इज चेंज इन दिस सेल। तो इसका मतलब मैं आपको यहाँ पे दोबारा डिफाइन करती हूँ कि देखिए, अगर ये वाला सेल है मेरा डी सॉरी D4 सेल है, यहाँ पे 7 है, और अगर मैं इस 7 को 8 में कन्वर्ट कर दूं तो आप देखिएगा कि ऑटोमेटिकली मेरा एक्सेल यहाँ पर 15 कर देगा, यानी हमारे फार्मूले ने ऑटोमेटिकली चेंज को रिकैलकुलेट कर लिया। तो यही आपकी पावरफुल फीचर है हमारे MS एक्सेल का। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव रेफरेंसिंग। रिलेटिव रेफरेंसिंग क्या होती है? When the address of a cell containing formula is changed after copying from one cell to another। जब हम एक एड्रेस, एक फार्मूला लिखते हैं एक सेल में और उसको कॉपी करें दूसरे सेल में, तो उसका एड्रेस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस या रिलेटिव एड्रेस। सपोज अगर हमारे पास सेल 1 में एक फार्मूला हमने लिखा है A1n+2, और अगर हम उसको सेल 2 में कॉपी करें तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए A2+B2 में, तो इसका मतलब है कि हमारा काम क्या हुआ है, रिलेटिव सेल रेफरेंस पे या रिलेटिव एड्रेसेस पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पर A1 और B1 सेल्स को प्लस किया है इक्वल टू A1+B1। C1 सेल को के अंदर मैंने A1 और P1 वाले सेल्स को प्लस किया है, तो देखें जो मेरा आंसर है 4 आया है। तो अगर मैं ये फार्मूला कॉपी करूंगी नेक्स्ट लाइन में, तो नेक्स्ट लाइन में जैसे ही कॉपी करूंगी तो देखें ये फार्मूला ऑटोमेटिकली चेंज हो गया A2+B2, क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि A2 है प्लस B2 है, तो वो ऑटोमेटिकली मेरा एक्सेल इसको चेंज कर देगा। तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग। इसी तरह अगर मैं थर्ड में इसको कॉपी करूंगी इसी फार्मूला को, तो ये हो जाएगा इक्वल टू A3+B3। तो जब हमारा रिलेटिव रेफरेंसिंग में ऐसा ही होता है, जब हम एक फार्मूले को दूसरे सेल में कॉपी करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे जो एड्रेस सेल एड्रेसेस हैं वो चेंज हो जाते हैं। फिर हमारे पास आता है व्हाट इज एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। एब्सोल्यूट रेफरेंस इज द सेल रेफरेंस इन फार्मूला दैट डज नॉट चेंज व्हेन इट इज कॉपी टू अनदर सेल। ये चेंज नहीं होता जब हम इसको एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी करते हैं। अभी रिलेटिव में हमने देखा कि जब हम सेल एड्रेस को एक फार्मूला को एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी करते हैं तो वो सेल एड्रेस चेंज हो जाते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट रेफरेंस में ऐसा नहीं होता, हमारे सेल एड्रेस जो हैं वो चेंज नहीं होते। जब हमने एब्सोल्यूट रेफरेंस करना होता है तो हम अपने फार्मूला में डॉलर साइन को यूज करेंगे कॉलम लेटर और रो नंबर से पहले। कैसे, देखें। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने C1, हमारे पास एक C1 में एक फार्मूला है, यानी C1 एक सेल है, एड्रेस है, उसके अंदर हमने फार्मूला लिखा है $A$1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एक एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग आ गई। अब हमने C1 के अंदर जो फार्मूला लिखा है वो लिखा है इक्वल $A$1 प्लस $B$1। अब अगर मैं इसको इस फार्मूले को कॉपी करूं C2 में, तो जब मैं कॉपी करूंगी तो आप देखिएगा कॉपी करने के बाद जो मेरे पास फार्मूला है तब भी वो वही फार्मूला रहेगा जो कि C1 में था, $A
ये $1 वो चेंज नहीं हुआ, तो इसलिए हम इसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, क्योंकि यहाँ पे हमारा फार्मूला कॉपी होने से चेंज नहीं हुआ। जैसे अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पर हमारे पास C1 है और यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखा हुआ है इक्वल $A $1 प्लस $B $1, और जब में से नहीं होगा, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, कि जब हमने इस फार्मूले को कॉपी किया नेक्स्ट लाइन में तो हमारा फार्मूला चेंज नहीं होता, ही रहेगा, यानी जो ऊपर वाले सेल का रिजल्ट होगा वही हमें नीचे वाले सेल में भी नजर आएगा। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग को हम लोग वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमने अपनी वैल्यूज को कांस्टेंट रखना होता है। यहाँ पे मैंने एक कंपैरिजन आपको दिखाया है रिलेटिव रेफरेंसिंग का या रिलेटिव एड्रेसेस का और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का। देखें रिलेटिव एड्रेसिंग में मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा है C1 में A1 प्लस B1, और जब मैं इस फार्मूले को कॉपी करूंगी नेक्स्ट लाइन में तो ये A2 प्लस B2 हो जाएगा। तो देखें चेंज हो गया हमारा फार्मूला A1 से B1 से A2 B2 में, दिस इज का रिलेटिव रेफरेंसिंग। और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में देखें यहाँ पे मैंने $A$1 प्लस $B$1 बनाया है, और जब मैं इस फार्मूले को कॉपी करूंगी C2 में तो वो फार्मूला सेम वही रहेगा, $A$1 प्लस $B$1, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। नेक्स्ट है चेंज द रिलेटिव रेफरेंस C1 इनटू एब्सोल्यूट रेफरेंस। हमारे पास एक C1 एक रिलेटिव रेफरेंस एड्रेस है, तो हमने इसको एब्सोल्यूट में चेंज करना है। तो जब भी हमने एब्सोल्यूट में चेंज करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि डॉलर साइन को यूज करेंगे, कि कॉलम से पहले भी और रो नंबर से पहले भी हम डॉलर साइन लगा देंगे, $C एंड $1। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं $C एंड $1 जब मैंने किया तो वो एब्सोल्यूट रेफरेंस में चेंज हो गया C1। यहाँ पे याद रखें वो आपको D1 भी कह सकता है, E1 भी कह सकता है, F1 भी कह सकता है, F2 भी कह सकता है, जो भी चीज़ यहाँ पे हो डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि डॉलर साइन लगाएंगे तो आप जो भी चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन होगी उसके साथ आप डॉलर साइन लगा देंगे। यानी देखें कि कॉलम लेटर से भी पहले भी डॉलर साइन है और रो नंबर से पहले भी डॉलर साइन है, तो इस तरह आपका जो एड्रेस है वो एब्सोल्यूट रेफरेंस में चेंज हो जाएगा। ये तो थे हमारे आज के शॉर्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट में हम इसके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे, वो है फंक्शंस के बारे में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस में हम जो रिमेनिंग हमारे शॉर्ट क्वेश्चन रह गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट अगर आपको इन शॉर्ट क्वेश्चंस में कोई भी मुश्किल हो रही हो या कोई भी आपको कंफ्यूजन लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। Thank you so much for watching my